उमंगों भरी किरणों से झिलमिलाती सुहानी सुबह में सभी देश बंधुओं को समस्त अग्रसेन परिवार का सादर नमन। पुनः देश के अस्तित्व की निर्माण लीला की जीवंत चित्रकथा लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। मान्यवर, एक वो दिन था जब ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना पृथ्वी का एक अनोखा खंड, जिसे दुनिया हिंदुस्तान के नाम से जानती थी, वो हमारा हुआ। यानी सन 1947 दिन 15 अगस्त, जब हम आजाद हिंदुस्तानी बने। और एक आज का दिन जब हमने पाई आजादी को अखंड बनाने के मंतव्य से स्वयं को नियमित व संचालित करने वाली अद्भुत कानून व्यवस्था में बांधा। पर आसान न था विभिन्नताओं से भरे इस भूखंड को सुव्यवस्थित व संचालित करना। आजाद हो जहां देश ने प्रगति पथ पर चलना प्रारंभ किया, वहीं देश के विभाजन ने इस प्रगति पथ को अवरुद्ध किया। भिन्न संस्कृति व भिन्न धर्मों से पोषित देश को एकता व अखंडता की आवश्यकता थी। जरूरत थी एक ऐसी निष्पक्ष व समभाव वाली कानून व्यवस्था की जो देश को फिर से एकता के सूत्र में, एकता की राह पर अग्र कर सके। ऐसे में देश के कर्णधार पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आदि कई देशभक्तों ने नियमों व विधियों का एक कच्चा चिट्ठा तैयार किया। सन 1949 दिन 26 नवंबर को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इस चिट्ठे को कानून विधा के रूप में पारित किया। और पारित हुए संविधान को पूरे देश में लागू करने का दिन आया सन 1950 में 26 जनवरी। हाँ बच्चों, आज का दिन जिसे हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। बच्चों, आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि 26 नवंबर को पारित किए संविधान को 26 जनवरी को इनेक्ट क्यों किया गया। ऐसा इसलिए हुआ कि सन 1929 में आज ही के दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। इसीलिए आजादी पाने के बाद खुद मुख्तियार बने हम सब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इसी दिन इनेक्ट करने का फैसला किया। वर्षों पहले इसी दिन यानी आज ही के दिन इस अनूठे विधान को हमने स्वयं को समर्पित किया इस संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के माध्यम से। आज सोचने की बात है कि इस अनूठी पुस्तक को लिखने के पीछे फ्रेमर्स की मंशा यानी उद्देश्य क्या था। और ये विदित होता है इसकी प्रारंभ में ही लिखी उद्देशिका यानी इस प्रियम्बल से, जो इंगित करती है एक ऐसे समाज के निर्माण के निश्चल भाव की ओर कि हम भारतीय आजाद देश में देश की एकता व अखंडता को बरकरार रखते हुए शांत, स्वाभिमान व सौहार्दपूर्ण जीवन जिएं। एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें असमानताओं, अनियमितताओं और सांप्रदायिकता जैसे हीन कृत्यों का कोई स्थान न हो। इन्हीं निश्चल भावों से एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुपालन करें कि हमारा देश सदियों तक अपनी समता व बंधुता की भावना के कारण विश्व पटल पर संपूर्ण मानवीय गुणों की स्थापना का आगाज बने। और ऐसा हुआ भी। विद्वजनों की 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की अथक मेहनत ने असंभव को संभव कर दिखाया। तभी इस पुस्तक ने विश्व में सबसे लंबा व लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होने का गौरव हासिल किया। बंधुजनों, इतना ही नहीं, इसकी एक और संरचनात्मक विशेषता है कि इसे 2 भाषाओं यानी हिंदी व अंग्रेजी में हाथ से लिखकर कैलीग्राफ किया गया। यानी इसे टाइप या कॉपी नहीं किया गया है, बल्कि हाथ से लिखा गया है। आओ इसकी खूबियां जानने से पहले जरा इस अनूठी पुस्तक को आंख पर देख तो लें।
बेजोड़ चित्रकारी का अतुलनीय उदाहरण देते इसके पन्ने शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस जी व अन्य सहयोगी चित्रकारों द्वारा भारत के ऐतिहासिक पुराणों व लोक कलाओं की अनुपम छवियों से चित्रित कर सजाए गए हैं। श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे अनुभवी लेखकों ने राष्ट्र उत्थान की कल्पना को सुंदर व साकार कर इसे कलमबद्ध किया, यानी इसे लिखा। ये तो था इसका बाहरी प्रारूप, यानी इसका कवर पेज और इसका प्रीफेस डिजाइन। इसकी प्रावधान की बात करें तो वो भी इतने ही यूनिक है, यानी इसके अंदर का सब्जेक्ट मैटर भी उतना ही यूनिक है। अब जरा जानते हैं इसकी यूनिकनेस के बारे में। फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा यानी सोल कहा जाता है, क्योंकि संविधान ने हम सब नागरिकों को ये 6 फंडामेंटल राइट्स रंग, जाति, नस्ल आदि का भेद किए बिना समान रूप से दिए हैं। कानून की नज़र में कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सबको अपनी इच्छा से यानी स्वेच्छा से व स्वाभिमान से जीने का मौलिक अधिकार दिया है। हमें बोलने की, सोचने की यानी वैचारिक स्वतंत्रता दी है। देश में किसी भी स्थान पर रहने बसने का अधिकार दिया है। ऐसे ही हमारे देश में भिन्न जातियों, भिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सभी को कॉन्स्टिट्यूशन समान अधिकार देता है। और भारत देश इसी रिलीजियस डाइवर्सिटी व नेशनल इंटेग्रिटी के प्रावधानों के कारण पूरे विश्व में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एकमात्र उदाहरण है। अब बात करते हैं इसकी एक और अभिन्नता के बारे में, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की चेतना यानी कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटीज अधिकारों के साथ साथ उन्हीं की तरह हमारी ड्यूटीज के प्रति हमें अवेयर करती हैं। देखो, आपकी भाषा में समझाती हूँ। देश आज़ाद है तो हम सब आज़ाद नागरिक हैं। हमें हमारा नाम, हमारी पहचान कि हम इंडियंस हैं देश के कारण ही मिली है। तो हमारा भी देश के प्रति एक नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि हम देश की गरिमा व गौरव को यूं ही बनाए रखें। इसी कारण ये फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज पूरी करने का एक कानूनी निर्देश देता है। अब जानते हैं इसकी एक और लॉन्ग लाइफ फीचर के बारे में, और वो है अमेंडमेंट यानी संशोधन के प्रोविजंस। अब संशोधन का मायना आपको मैं बताती हूँ। देखो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। वो फ्रेमर्स ने जैसा बना दिया उसे हमें वैसे ही स्वीकार करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी प्रोविजंस रिजिड हैं। इसकी नेचर फ्लेक्सिबल बनाई गई है। फ्लेक्सिबल माने समय व परिस्थितियों में बदलाव के कारण यदि किसी प्रोविजन की रेलेवेंसी कम हो जाए तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनमें फेरबदल कर सकते हैं, उनमें संशोधन यानी उनमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। चलिए एक और आसान एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में हुई अमेंडमेंट का एक एग्जाम्पल देती हूँ। सन 2002 से पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो फ्रेमर्स ने फ्रेम की थी, लेकिन लगभग 2 दशक पहले अमेंडमेंट के जरिए 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। और वो फंडामेंटल ड्यूटी आप बच्चों की एजुकेशन से संबंधित है। ये फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि 4 बरस से 14 बरस के सभी बच्चों को बेसिक एजुकेशन लेना उनका अधिकार है, उनका राइट है। तो और बच्चों को ये बेसिक एजुकेशन दिलाना उनके पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो अब समझ आया कि अमेंडमेंट से इसकी फ्लेक्सिबल नेचर कैसे शो होती है। इसी तरह बच्चों, इन फ्यूचर
प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम इसमें अमेंडमेंट्स करके इसके इस फीचर का बेनिफिट ले सकते हैं। अब आप बच्चे समझ गए होंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक क्यों है। बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था का इतना पारदर्शी विधान शायद ही विश्व के किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। तो मान्यवर, ऐसे ही अपने फीचर्स के कारण ये हमारे देश का सुप्रीम लॉ बना है, जो सभी देशवासियों के लिए माननीय है। इसी कारण इसके स्थापन दिवस को हम हर बरस स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बच्चों, अब आपको याद आ गया होगा कि हमारे स्कूल में मनाए जाने वाला गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन है ना। याद करो, कोहरे की सफेद चादर में ढके स्कूल के प्रांगण में लहलहाता तिरंगा, कदम से कदम मिला आप छात्रों का मार्च प्रेयर करता एनसीसी का दल, देश प्रेम की भावनाओं से ओत-प्रोत धुन बजाता विद्यालय बैंड टीम का दस्ता, उससे भी ऊपर भिन्न रंगों की छटा से सुसज्जित ऑडिटोरियम का वो भव्य मंच, जिस पर उल्लास व आजाद जीवन का जीवंत मिसाल प्रस्तुत करती आप बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियां मानो समय को भी कुछ पलों के लिए वहीं रुकने को विवश कर देती हैं। अब तनिक अनुमान लगाएं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले उस महोत्सव की भव्यता का। इस अनूठे नियम का पालन करते करते विकास पथ के लगभग 70 वर्षों का लेखा जोखा राजधानी दिल्ली में राजपथ पर होने वाले गणतंत्र परेड से किया जा सकता है। शांति, समर्पण व उल्लास के प्रतीक लहलहाते विशाल तिरंगे तले देश को आंतरिक व बाहरी सीमाओं से सुरक्षित करने वाली 3 सेनाओं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना का सुंदर लंबा काफिला जब अपने शौर्य का प्रदर्शन करते राजपथ से गुजरता है, तो हम भारतीयों को भारतवासी होने का गर्व महसूस होता है। जान पड़ता है कि यदि गुलाम भारत में शूरवीरों की कमी न थी, तो आजाद भारत में भी मातृभूमि पर मिटने वाले रणबांकुरे यूं ही पैदा होते रहेंगे। पराक्रम व आधुनिकता के अनोखे संगम को दिखाता भारतीय सेना का आधुनिक उपकरणों व हथियारों का ये काफिला दुश्मन के दिलों को दहशत से भर उनके आक्रमणकारी मंसूबों को पल में तहस नहस करने की क्षमता रखता है। अपनी मेघ गर्जना से आकाश को दहलाने वाले ये गगन प्रहरी जहां प्रगति की ऊंचाइयों के सूचक हैं, वहीं देश की आन पर मिटने वाले वायु सेनानियों की हुंकार का जीवंत उदाहरण है। संस्कृति व सभ्यता की ओढ़नी है लोक कलाएं। लोक कलाओं का सुंदर संगम राजपथ पर निकलती इस सांस्कृतिक झांकियों में भली भांति देख पड़ता है। भिन्न भिन्न प्रांतों के लोकाचार व संस्कृति को झलकाता ये विहंगम दृश्य भारत की समृद्ध विरासत को विश्व पटल पर चिर परिचित बना देता है। धर्म व सभ्याचार के अनूठे मिश्रण को प्रस्तुत करता स्वर्ग तुल्य उत्तरी भारतीय छोर की सांस्कृतिक झांकी, शायद इसी कारण भारत को ऋषियों, मुनियों, पीरों, पैगंबरों की जन्मस्थली कहा जाता है। क्रूर आक्रमणकारियों की लालच भरी दृष्टि से भारत की मूल संस्कृति को रक्षित कर सहेजता दक्षिणी छोर अपनी मौलिक कार्यशैली की आकर्षक झांकी के माध्यम से
पुराने भारत को दर्शाता राजपथ की गरिमा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। पूर्वी छोर में प्रफुल्लित जनजातीय जीवन को दर्शाती ये झांकी भारत की पुरातन सभ्यता के पीढ़ी दर पीढ़ी संवर्धन की जीवित मिसाल प्रस्तुत कर रही है। आत्मनिर्भरता का एकमात्र अनूठा उदाहरण है हमारा जनजातीय सामाजिक जीवन। आज के पावन दिन के उल्लास को दर्शाते ये लोक नृत्य देश के पश्चिम छोर के रंगीले व सजीले सभ्याचार का उम्दा प्रदर्शन करते गुजरती ये झांकी देश की बेटी की सबलता व सुरक्षा के सुंदर प्रयासों को दर्शाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रदर्शित करती ये झांकी सूचक है हमारे उन प्रयासों की जो देश को प्रगतिशील देश से उन्नत देश बनाने की दिशा में हमने आजादी के इन 70 वर्षों में किए। तो मान्यवर, देश के स्वाभिमान व सबलता प्राप्ति के इस गौरवमयी सफर के अंतिम पड़ाव पर आप सबको इस पावन दिन की बधाई देते हमारा अग्र परिवार अपनी अगली प्रस्तुति तक विदा लेता है, क्योंकि जो पाया है ना खोएंगे, अब जाग चुके ना सोएंगे। संस्कारित शिक्षा के प्रचारक हम देश प्रेम फल बोएंगे, देश प्रेम फल बोएंगे। वंदे मातरम।